Hello everyone, and now we will start with the lesson 4 जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब देखिए सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन और ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेम से क्या मतलब जो नाम है वही है चैप्टर। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन वर्ड जो है ये आया है आपके एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस्ट, जिसका मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, टू शेयर। अब क्या मतलब हुआ, कम्युनिकेशन होता क्या है, जब दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ठीक है, पर्सन ए के दिमाग में एक आइडिया आया है। ठीक है, और पर्सन ए चाहता है कि ये आइडिया बी को वो कन्वे कर पाए। ठीक है, तो वो बता पाए उसको और बी उसको समझ जाए। ठीक है, तो एक हो गया, एक इसको एक आइडिया शेयर करना है। ठीक है, तो मतलब शेयर करना है या ट्रांसफर करना है। अब किस फॉर्म में करेगा वो, ये भी उसे देखना है। ठीक है, और बी जो है, बी इस मैसेज को, जो भी ये मैसेज ये भेजना चाह रहे हैं, तो बी को इस मैसेज को रिसीव करना है और साथ साथ समझना भी है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें ए का जो आइडिया है वो उसको इस तरह से बनाए शब्दों में, उस मैसेज को भेजे। ठीक है, और बी उसको रिसीव करे और समझे, ये पूरा होता है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा, कम्युनिकेट जो है लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिस। सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है ये। ओके, और अगर हम अलग अलग डेफिनेशंस की बात करें, ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है जिससे इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड, जिससे इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स या डिफरेंट पीपल। और ये इंफॉर्मेशन किस किस तरह से शेयर होगी, ये इंफॉर्मेशन जो शेयर होगी, एक्सचेंज होगी, ये हो सकती है आपके फैक्ट्स के थ्रू, ओपिनियन के थ्रू। ठीक है, आइडियाज़ हो सकते हैं, ये फीलिंग्स हो सकती हैं, ये कोई भी इन सब चीज़ों में से एक हो सकता है जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है। ये इंफॉर्मेशन कन्वे कैसे होती है, वर्ड्स के थ्रू, या फिर सिंबल्स के थ्रू, या फिर जेस्चर्स के थ्रू, साइंस के थ्रू। साइन लैंग्वेज होता है ना, जो लोग बोल सुन नहीं पाते, दे यूज साइन लैंग्वेज। ठीक है, सिंबल्स और वर्ड्स के अलावा, जेस्चर्स के अलावा भी बिहेवियर के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिहेवियर के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हुए कम्युनिकेट करने के। चलिए डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन दी है हडसन ने, विच सेज कम्युनिकेशन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर सबसे सिंपल फॉर्म की बात करें कम्युनिकेशन की, तो उसका मतलब है इन्फॉर्मेशन कन्वे करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन। ये मैंने बताया था कि पर्सन ए को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है पर्सन बी को, तो जिस तरह से कम्युनिकेट करता है, दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, कून्स एंड ओडेनल, इन्होंने ये डेफिनेशन दिया, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस। मतलब पर्सन ए को चाहे कॉन्फिडेंस हो या ना हो, इससे ऐसा मैसेज में कॉन्फिडेंस हो या ना हो, बट अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ गई है, एक बंदे से दूसरे पर्सन के पास गई है इन्फॉर्मेशन, तो वो कम्युनिकेशन होगा। जॉर्ज टेरी की जो डेफिनेशन है, दैट सेज कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस। जैसा कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन में हम क्या क्या मतलब इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, या तो फैक्ट होगा, आइडिया होगा, ओपिनियन होगा, या इमोशन होगा। ठीक है, और इसी तरह एलन लुई की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो एक पर्सन करता है। कब करता है, वन पर्सन डज when he or she wants to create understanding in the mind of another। अगेन जाइए आप अपनी पहली बात पे, मैंने कहा था पर्सन ए के दिमाग में एक आइडिया है या एक बात है जो वो कन्वे करना चाहता है बी से को, और चाहता है कि बी जो है वो उसको समझे। ठीक है, सो one person does when he wants to create understanding in the mind of another। ठीक है, तो ये जो ब्रिज है,
मीनिंग का जो ये ब्रिज है, दिस इज कम्युनिकेशन। अच्छा, तो इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर? टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों चीजें होती हैं। ए ने बताया सो टेलिंग, बी ने सुना सो रिसीविंग या लिसनिंग, ठीक है, और ए और बी दोनों ने, इसने समझ के बताया था और बी ने सुनकर समझा, सो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स जो हैं, ये तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन एक बहुत ही जनरल कम्युनिकेशन की बात करें तो इट इज़ वेरी एसेंशियल ह्यूमन बीइंग्स की एग्जिस्टेंस के लिए। क्यों? देखिए, जो एक इन्फेंट होता है, एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, वर्ल्ड में आता है, लेकिन फिर भी ही और शी कैन कम्युनिकेट। कैसे? वो रो के बताता है, राइट। एन इन्फेंट क्राइज, उसका कम्युनिकेट करने का तरीका है रोना। उसको भूख लगी है, उसको कोई दिक्कत है, हर तरह से वो रो के बताता है इन्फेंट। तो अगर एक छोटा बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, उसके लिए कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी है, तो कंप्लीट एग्जिस्टेंस के लिए, राइट, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में तो ये कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए, राइट। कंपनी में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफ़र नहीं होगी, मान लीजिए आपका एक सुपीरियर हैं, ठीक है, ए सुपीरियर के दो उनके नीचे मान लीजिए काम करते हैं लोग, ठीक है। तो ए ने बोला कि मुझे ये काम चाहिए, और उन्होंने क्लियरली बताया कि आई वांट दिस वर्क फ्रॉम बी, तो बी वो काम करके दे देगा। अगर हाउएवर ए जो हमारे बॉस हैं, उन्होंने बताया ही नहीं कि उनको क्या काम चाहिए, कब चाहिए और किस रिसोर्स से चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि बी सोचे सी काम करेगा और सी सोचे बी को काम देना है का है, और कोई भी काम ना करे, राइट। तो बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ पर आपका आता है, ठीक है। जब हम बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो बोला जाता है कि इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। और ये क्या है? इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। अच्छा, किस चीज़ का प्रोसेस है? विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन, इट विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन जो है हमारा ट्रांसमिशन ही होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन है। एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन, मतलब कोई आइडिया है, किसी भी आइडिया का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन और एग्जैक्ट रेप्लिकेशन, ठीक है, ताकि वो बदला ना जाए। अच्छा, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन है या ये जो ट्रांसमिशन है आइडिया का, ये क्यों होता है? ये होता है टू एंश्योर, व्हाई इज दिस देयर, टू एंश्योर कि जो भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आर बीइंग मेट, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कैसे मीट होंगे? जब कम्युनिकेशन को प्रॉपर फीडबैक मिले, ठीक है, और टास्क किए जाएं, ठीक है ना। और इस कम्युनिकेशन या इस फीडबैक के बेसिस पे टास्क जो हैं वो किए जाएं। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी है हमारे स्कॉट ने। स्कॉट ने डेफिनेशन दी है, क्या है डेफिनेशन? दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस which involves the transmission and accurate replication, ठीक है। तो क्या है? प्रोसेस है, क्या किस चीज़ का प्रोसेस है? ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज। अच्छा, इनका क्या होता है? इंश्योर्ड बाय फीडबैक, किसी भी कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप जिसको भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बी पर्सन को वो समझ आया है या नहीं, राइट। सो बी पर्सन शुड एक्नॉलेज कि उनको मैसेज मिला है या नहीं।
आप नॉड करते हैं, राइट, गर्दन हिलाते हैं, हाँ करते हैं, मना करते हैं, जो भी करते हैं किसी भी तरह से, यू नीड टू इन्फॉर्म, यू नीड टू गिव द फीडबैक दैट यू हैव रिसीव्ड द मैसेज। ठीक है। और ये जो फीडबैक है या ये जो आइडिया का ट्रांसमिशन है, ये क्यों हो रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ एलिसिटिंग एक्शन। ठीक है, एक एक्शन करने के लिए। और जैसे मैंने बताया, ये एक्शन क्या करेगा? फाइनली एकम्प्लिश करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, स्कॉट ने जो दी थी। इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, ये तो सबको पता है। किस चीज़ का प्रोसेस है? ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट रिप्लिकेशन ऑफ आइडियाज़ का प्रोसेस है। ठीक है, इससे क्या होगा? इंश्योर्ड बाय फीडबैक, इसमें फीडबैक भी ज़रूर होना चाहिए। और ये क्या करेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ फॉर द पर्पज ऑफ एलिसिटिंग एक्शन, एक्शन देगा ये। ठीक है। एंड फाइनली ये एक्शन किस में हमारे को हेल्प करेगा? इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है। अब देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन जैसा मैं कई बार बताती हूँ, कहने के लिए ये हमको एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगता है, राइट। हम कहते हैं कि इसमें क्या है, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लो और थोड़ा सा ग्रामर सीख लो तो ये वाला सब्जेक्ट पास हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में, मैं बार बार स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस कम्युनिकेशन आपके लिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि whenever someone is hiring, whenever prestigious organization is hiring, आपने देखा होगा, they insist upon people to have good communication skills, right? तो आपकी लाइफ में, आपके करियर में बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विल टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे। ठीक है। और जैसा मैंने बताया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशंस हैव, यू नो, उनके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं किस टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिजनेस स्कूल्स में इसकी बहुत वैल्यू है। ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखिए, कम्युनिकेशन जो है, इट इज़ एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, मतलब जैसा मैंने बताया, फीडबैक एसेंशियल है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो कम्युनिकेट करने की कोशिश की, ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं, ये पता चलेगा केवल तब जब आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। इसका क्या मतलब है? आप कॉल करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको एग्जांपल ले लेते हैं। आपने फ़ोन उठाया और आपने कॉल किया और आपने कॉल करके बोला हेलो। तो क्या आप हेलो बोलने के बाद अपनी बात लगातार करते रहते हैं? नहीं। आप हेलो बोलते हैं और वेट करते हैं कि जो जिस बंदे को, जिस भी पर्सन को आपने कॉल किया है, उनके जवाब का इंतज़ार करते हैं, राइट? सो यू आर वेटिंग फॉर देयर फीडबैक। जब दूसरा वाला, मान लीजिए आपने हेलो बोला और वो जवाब नहीं दे रहे, तो आप फिर से बोलते हैं हेलो, और फिर से बोलते हैं हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आजकल नेटवर्क्स में तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन जब तक आपको सामने से जवाब नहीं मिल जाता, तब तक आपको समझ नहीं आता कि आपने जो मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हुई या नहीं, राइट? तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने समझाया है कि टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन, इसलिए फीडबैक इज एसेंशियल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। जो कम्युनिकेशन है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है। अब चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी या बड़ी, या किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, कम्युनिकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है। और जैसा मैंने बताया, कोई भी मैनेजर जो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करता कि भाई किस रिसोर्स ने काम करना है, कब देना है, क्या एग्जैक्टली काम करना है, वो मैनेजर कैन नॉट बी इफेक्टिव। वो मैनेजर इफेक्टिव या सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है। तो इसलिए जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो ऐसे मैनेजर्स ही ढूंढेगी जिनका कम्युनिकेशन स्किल
काफ़ी अच्छा हो, जो पर्सुएसिव हो, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन में केवल फैक्ट्स, आइडियाज़, इमोशंस सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन में फैक्ट्स, आइडियाज़, इमोशंस, ओपिनियंस कुछ भी हो सकता है, ओके? और ये हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बताते हैं? साइंस के थ्रू बताते हैं, सिंबल्स के थ्रू बताते हैं, जेस्चर्स, टोन्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। साइंस, कोई भी इंसान आपको थम्स अप दिखाता है, ठीक है? 2 उँगलियों से अगर वी का साइन बनाता है, राइट? दैट इज़ व्हाट? विक्ट्री। थम्स अप बताता है तो मतलब ओके। दीज़ आर जेन्युइनली मतलब वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड साइंस हैं ये, ठीक है? सिंबल्स, सिंबल्स के थ्रू भी आप मैसेज बता सकते हैं। कई बार आप एक स्माइली बना देते हैं फ़ोन्स में, टेक्स्ट मैसेजेस में। सिंपल मैसेज, राइट? यू आर सेइंग दैट ओके, हैप्पी, यू आर हैप्पी। जेस्चर्स, व्हाट आर जेस्चर्स? जब एक इंसान आपसे पूछता है कि आपको कुछ चाहिए, तो आप सिंपली गर्दन हिला के मना कर देते हैं, राइट? शेकिंग हेड, नॉडिंग। नॉडिंग मतलब गर्दन में हाँ बोलना, ऊपर नीचे करना गर्दन, हाँ बोलते हैं ना? कई बार आप दूर से ही हाथ हिला देते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? टोन मतलब पॉजिटिव टोन होती है, आपको गुस्सा आ रहा है, एंग्री हैं आप बोल सकते हैं कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आपकी टोन ऐसी है कि आप उसमें एंगर दिख रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप खुश हैं, राइट? सो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन हो सकता है इन किसी भी तरीके से, ओके? नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस का क्या मतलब है कि जैसे भी पार्टिसिपेंट्स होंगे और जैसा भी एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन विल चेंज अकॉर्डिंगली। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप दो लोग हैं, एक बंद कमरे में आराम से बात कर रहे हैं, आप और आपका दोस्त, ठीक है ना? तो आप लोग आराम से धीरे धीरे बात करते रहेंगे, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप दोनों ही गए एक कॉन्सर्ट में या एक क्लब में और वहाँ पर बहुत तेज़ी से म्यूज़िक चल रहा है, तो अगर आपको बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे से, तो यू विल हैव टू शाउट, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए पहले तो आप बी से बात कर रहे थे, ठीक है, अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे जो नॉर्मल भाषा में नॉर्मल आवाज़ से सुन सकता है। अब आप गए अपनी क्लास में, ठीक है, और टीचर बोलती है आप सबको बताओ या चीज़ पढ़ो, तो क्या आप उसी नॉर्मल आवाज़ में बात करोगे जो आप किसी एक से बात कर रहे थे? नहीं। अब आपको यू विल हैव टू शाउट, यू विल हैव टू इंक्रीज योर वॉइस, ठीक है? तो कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। आप किस तरह से, किस टोन में, कितनी आवाज़ में बात कर रहे हैं, वो जो है डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट्स और एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है? फर्दर कम्युनिकेशन हमेशा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ठीक है? मतलब क्या कि आप कम्युनिकेट बिना रीज़न के नहीं करते। देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न एज टू व्हाई यू आर कम्युनिकेटिंग। इट माइट बी एज सिंपल एज कि आप बोर हो रहे हैं तो इसलिए आपको बात करनी है, वो उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पर कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ गोल ज़रूर होता है, और इसीलिए कम्युनिकेशन इज़ इफेक्टिव जब बोथ द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है, जब both the sender and the receiver are aware of the goal of the communication, are aware of the goal of the communication, तब communication सबसे ज़्यादा effective होगा। फाइनली communication जो है that is an interdisciplinary science। interdisciplinary का क्या मतलब हुआ कि जो अलग अलग डिसिप्लिन्स हुए, ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन्स मतलब अलग अलग फील्ड्स ऑफ स्टडी,
वो उन सब से कम्युनिकेशन इंटरैक्ट करता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि बॉडी लैंग्वेज, तो स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज व्हाट? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो आपके क्या एक्सप्रेशंस हैं या आपके किस तरह से जेस्चर्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप ना चाहते हुए भी कम्युनिकेट करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ना सिर्फ कम्युनिकेशन, ना सिर्फ लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से भी फ़र्क पड़ता है, साइकोलॉजी से भी फ़र्क पड़ता है। आप कितना परसुएड कर सकते हैं, मतलब कितना किसी को कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बातों से। क्या समझ है, मतलब परसेप्शन मतलब समझ, ठीक है, कि जो आप समझाना चाहते हैं वो समझ आ रहा है या नहीं, क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा मतलब रूड है, पोलाइट है। तो ऑल द साइकोलॉजी इन सब चीज़ों की। ठीक है, और सिमिलरली सोशियोलॉजी, मतलब क्या वोटिंग बिहेवियर है, क्या मतलब पॉलिटिकल साइंस की तरफ से क्या अंडरस्टैंडिंग है, राइट? ये सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है ओवरऑल कम्युनिकेशन पे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस में कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? ठीक है, मान लीजिए फर्म जो है वो ज़्यादा बड़ी करी है, ग्रो हुई, ठीक है, मतलब देयर इज अ ग्रोथ इन स्केल ऑफ ऑपरेशंस। पहले 10 लोग काम करते थे, अब 100, अब उन्होंने ग्रो करके 100 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है? है, क्यों? क्योंकि पहले केवल 10 लोगों को मैनेज करना था, अब उन्हीं प्रोसेसेस से 11 एम्प्लॉयज, एक 100 एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, तो इसलिए एफिशिएंट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है, मतलब क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर टीम, जैसे कि मान लीजिए मार्केटिंग बोल लीजिए या सेल्स बोल लीजिए, उसको बढ़ाना है, राइट? तो उनके ऑर्डर, मतलब उस फील्ड के जो भी स्पेशलाइजेशन है, जो भी स्पेसिफिक टास्क्स हैं, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होने चाहिए, राइट? तो इसलिए ताकि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो मार्केटिंग करना चाहता है, ये प्रॉपरली मैसेज जाना चाहिए सेल्स को भी, ये प्रॉपरली मैसेज जाना चाहिए फाइनेंस को भी, कि भाई मार्केटिंग को इसलिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि दे वांट टू, लेट्स से, अचीव अ पर्टिकुलर कोई टारगेट है उनका, और ये टारगेट जब मार्केटिंग अचीव कर लेगी तो सेल्स वालों को भी फायदा होगा। ठीक है, इसलिए फाइनेंस जो है वो ये रिसोर्सेज एलोकेट कर दे। तो जब ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा इन तीन टीम्स के बीच में, ये जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कंपनी जो है कितने अच्छे से ग्रो कर पाएगी, राइट? तो इस तरह से जो हमारे पास स्पेशलाइजेशन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है प्रॉपर कम्युनिकेशन होना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन है, when there is very high competition, तो क्या करेंगे? अलग अलग
मतलब जैसे जो कंपनी गवर्नमेंट की अलग-अलग पॉलिसीज़ रही हैं, लिबरलाइज़ेशन है, ग्लोबलाइज़ेशन है, मतलब लिबरलाइज़ेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज़ आ सकती हैं, राइट? ग्लोबलाइज़ेशन मतलब इंडिया के बाहर वाली इंटरनेशनल कंपनीज़ आके बिज़नेस करेंगी इंडिया में। तो कम्युनिकेशन जो है, वो बहुत ज़्यादा पर्सुएसिव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या कि लोग पुश हों कि वो आप ही की ऑर्गेनाइज़ेशन को सिलेक्ट करें। जितना ज़्यादा कंपटीशन है, उतने ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शंस हैं, राइट? और अगर उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई उनको ऑर्गेनाइज़ेशन बी को सिलेक्ट करना चाहिए एज़ अपोज़्ड टू ऑर्गेनाइज़ेशन ए और ऑर्गेनाइज़ेशन सी। तो जिसका मैसेज सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा, जिसका एड उनको सबसे अच्छा लगेगा या सबसे ज़्यादा दिमाग में याद रहेगा, राइट? वो उसी का प्रोडक्ट लेंगे। तो इस वजह से कंपटीशन जब बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो फिर कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। पर्सुएसिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन। अब जो आजकल का टाइम है उसमें एम्प्लॉयज़ की यूनियन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं ये ट्रेड यूनियंस। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ट्रेड्स मतलब एम्प्लॉयज़ की जो ये यूनियंस हैं प्लस जो हमारी कंपनी है, वो दोनों अच्छे से चलें, देयर शुड बी प्रॉपर यू नो कम्युनिकेशन। अगर रेगुलर और अच्छे से कम्युनिकेशन होगा एम्प्लॉयज़ की यूनियंस, ट्रेड यूनियंस और मैनेजर्स के बीच में, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इनके बीच में ट्रेड यूनियंस के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, राइट? उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनको वैल्यू नहीं दी जा रही है, उनको कंसल्ट नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट, देयर इज एचआर, ह्यूमन रिलेशंस होते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ खुश रहें, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो एम्प्लॉयज़ के लिए। पब्लिक रिलेशंस होते हैं, पीआर बोलते हैं, ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक के पास पहुंचाई जाए, सोसाइटी को सही बात बताई जाए जो इस एंटरप्राइज जो कंपनी के बारे में है, ठीक है? तो टू कीप सोसाइटी या इन्वेस्टर्स, उनके जो भी बिजनेस से रिलेटेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स, उन सब के पास जो कंपनी कर रही है उसका काम, उसका इंफॉर्मेशन ठीक से जाए, तो दैट इज पब्लिक रिलेशंस, ठीक है? फाइनली, एक कम्युनिकेशन की बात करें तो दैट इज ऑल्सो अ पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट कैसे? जैसा मैंने बताया कि कोई भी जॉब हो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा होगा तो काफ़ी सक्सेस रहेगा आपके करियर में। कोई भी मैनेजर हो, टीचर हो, जर्नलिस्ट हो, हर किसी को अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल, मतलब लेकिन चाहे किसी भी लेवल का चाहिए हो, किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है? चाहे आपका काम एक, आप चाहे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर क्यों ना हो, पर अगर आपने कोई चीज़ अचीव की है तो यू नीड टू इन्फॉर्म दैट, राइट? सो देयरफॉर ये जो सारी चीज़ पॉइंट्स हैं, देयरफॉर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? क्या है ये प्रोसेस? मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पहले बताया था कि अगर किसी को भी एक सेंडर है, जो हमारा ए सेंडर है, ठीक है, ए सेंडर को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है बी तक, ठीक है? अब क्या इंफॉर्मेशन पहुंचानी है?
ये हमारा सेंडर हो गया, ये हमारा रिसीवर हो गया। ठीक है, अब ए को क्या इन्फॉर्मेशन भिजवानी है, सबसे पहले वो सोचना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले ए को करना पड़ेगा एक आइडिया डेवलप। सबसे पहले ए को करना पड़ेगा एक आइडिया डेवलप। ठीक है, और ये आइडिया क्या है? व्हेन यू से डेवलप एन आइडिया, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कोई भी आइडिया या थॉट विच द सेंडर विशेस टू ट्रांसमिट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि अगर कोई मैसेज ही नहीं है, ठीक है, अगर कोई मैसेज ही नहीं है तो कम्युनिकेशन ही क्या होगा? ठीक है, अगर कोई मैसेज ही नहीं है तो फिर कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो सबसे पहले डेवलपिंग एन आइडिया इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, उसके बाद क्या है, जब उन्होंने सोच लिया कि क्या मुझे इंफॉर्मेशन देनी है, क्या आइडिया या थॉट ट्रांसमिट करना है, तो उसके बाद वो करेंगे इस आइडिया को प्रॉपर वर्ड्स में कन्वर्ट। ठीक है ना, प्रॉपर वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो है इस एक्टिविटी को बोलते हैं एनकोडिंग। बहुत ज़रूरी है ये प्रोसेस, ठीक है, याद रखिएगा ढंग से, और एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली ज़रूर आ सकते हैं। एनकोड क्या होता है? चेंजिंग द आइडिया या कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू वर्ड्स, चार्ट्स, ठीक है, वर्ड्स, चार्ट्स, सिंबल्स, जिस भी तरह से आप इसको कम्युनिकेट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है ना, जिस भी तरह से इसको ट्रांसफर या ट्रांसमिट करेंगे, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज एनकोडिंग। ठीक है, तो व्हाट इज एनकोडिंग? आइडिया इज एनकोडेड विद सुटेबल वर्ड्स, चार्ट्स और सिंबल्स फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इस टाइम पर जो है सेंडर डिटरमाइन करेगा कि किस तरह से उसको ट्रांसमिट करना है, बोल के करना है, लिख के करना है। ऑलराइट, so the second step becomes encode. ऑलराइट, फाइनली जब एनकोड हो गया, उन्होंने प्रॉपर वर्ड्स में या लिखने की फॉर्म में या फिर सिंबल्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो फिर वो ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है ना, तो फिर वो ट्रांसमिट करेंगे, विच इज द थर्ड स्टेप। ट्रांसमिट इज द थर्ड स्टेप। इसमें जो भी मैसेज है जो डेवलप हो चुका है वर्ड्स की फॉर्म में, उसको ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, और सेंडर जो है वो चूज करेगा कौन से चैनल से उसको कम्युनिकेट करना है, क्या इस टाइम पे करना है। ठीक है, ऑल्सो दे वुड वांट, अब जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसी जगह है जहाँ पे पीछे से ट्रेन गुजरती है, तो क्या आप उस टाइम पे बोलेंगे जब बहुत ही ज़्यादा शोर आएगा ट्रेन का? नहीं, अगर ट्रेन गुजर रही है तो आप रुकेंगे, वेट करेंगे कि ट्रेन का शोर कब खत्म हो, वो शोर कब खत्म हो, ट्रेन कब गुजर जाए, और जैसे ही ट्रेन निकल जाएगी फिर आप अपना मैसेज कन्वे करेंगे। तो मैसेज ट्रांसमिट करना, जब आप फाइनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो टाइमिंग भी बहुत ध्यान से देखी जाती है, ताकि कोई भी बैरियर ना हो, कोई भी ज़बरदस्ती का शोर, कोई वो ना हो। वरना ऐसा हो सकता है कि आप बताएं पर आपकी बात अधूरी रह जाए या आपकी बात समझ ही ना आए सामने वाले को, राइट। तो जो भी सेंडर है वो चैनल सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको टाइमिंग सिलेक्ट करेंगे टू कम्युनिकेट। तो अब जब हमारे सेंडर ने ये इन्फॉर्मेशन भेज दिया, ट्रांसमिट कर दिया, तो सारा काम होता है रिसीवर के एंड पे शुरू। ठीक है, अब सबसे पहले इन्होंने भेज तो दिया, तो अब हमारा जो है रिसीवर क्या करेगा? नाउ द रिसीवर विल फर्स्ट रिसीव। ठीक है ना, जैसा मैंने बोला, मान लीजिए ट्रेन पीछे से गुजर रही है और बहुत तेज शोर आ रहा है, आपने तो अपनी बात बोल दी, लेकिन अगर बी ने सुनी ही नहीं,
अगर उन्होंने वो बात रिसीव ही नहीं की तो फिर कम्युनिकेशन विल बी यूजलेस। ठीक है, तो क्लियर रिसेप्शन ऑफ मैसेज जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है? रिसीव की बात करें तो क्लियर रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। ठीक है, वरना अगर आप सुनेंगे ही नहीं, आपको अटेंटिव लिसनिंग से आप अगर बात सुनेंगे ही नहीं तो फिर आप कैसे समझेंगे उसको? ठीक है, तो रिसीव जो है इट हैज़ टू बी वेरी अटेंटिव लिसनिंग। ओके, अब रिसीव कर लिया। अब कुछ शब्द थे जिसमें ए ने ये शब्द कहे थे। मान लीजिए ए ने ये बात बोली थी जापानीज में, बी ने सुन ली, बी को समझ आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है कि ए ये शब्द बोल रहा है, पर बी को समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में ए ने बोला, ठीक है ना, वो लैंग्वेज ही नहीं आती बी को। तो बी जो है, जो नेक्स्ट स्टेप है डी कोड, वो डी कोड ही नहीं कर पाएंगे। राइट, मान लीजिए आपको और आपके फ्रेंड को एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो आपके आसपास वाले लोगों को नहीं आती, ठीक है, और आपको कम्युनिकेट करना है अपने फ्रेंड के साथ। मान लीजिए आप दोनों ने अपने स्कूल में जर्मन सीखी थी, आप लोगों को जर्मन बहुत एफिशिएंटली आती है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने आसपास वालों को जिनको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है लेकिन जर्मन नहीं आती, आप जर्मन में बात करने लगेंगे ताकि उन्हें समझना है। तो उनको सुनाई पड़ रहा है ना, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि उनको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, क्योंकि वो डिकोड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो डिकोड द मैसेज का क्या मतलब हुआ कि जो उसका मतलब है उसको समझने की कोशिश। सेंडर चाहता है कि रिसीवर को एग्जैक्टली जो मैं बोलना चाह रही हूँ या जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वही मैसेज मिले। ठीक है, लेकिन अलग अलग रीजन से ऐसा हो सकता है कि रिसीवर सेंडर की बात ना समझ पाए। और ये रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, उनको लैंग्वेज ही नहीं आती, या आप अगर कोई बहुत वोकेबलरी में बहुत ही मुश्किल वाला वर्ड ढूंढ रहे हैं तो उनको वो उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं क्यों जो रिसीवर है वो बात नहीं समझ पा रहा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अगर वोकेबलरी बहुत है तो अगर आपको जैसे मान लीजिए एक 5 साल के बच्चे को बताना है और बच्चे को बहुत ज़्यादा इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई वोकेबलरी वाले, हाई डिफ़िकल्टी वाले वर्ड्स तो नहीं आएंगे, तो आप 5 साल के बच्चे को उसी तरह से बताओगे ना। तो आप हमेशा एबिलिटी असेस करते हो अपने रिसीवर की कम्युनिकेशन करने के लिए, ताकि उनको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट होने बात समझ आए तो आप उसको सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे। राइट, तो जो सामने वाला है उसकी एबिलिटी को असेस करके फिर आप इंफॉर्मेशन पास करेंगे। ठीक है, ताकि जो रिसीवर है वो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके मैसेज को ठीक से डी कोड कर पाए। तो डी कोड क्यों करते हैं? फॉर द मैसेज टू बी अंडरस्टूड। डी कोड करते हैं फॉर द मैसेज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, अब समझ आ गया मान लीजिए हमारे बी को, तो मैंने जैसा बताया था फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, उन्हें सुनाई पड़ गया है या समझ आ गया है दैट ही और शी नीड्स टू प्रोवाइड इन द फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने सुना है या नहीं सुना। ठीक है, फीडबैक क्या होता है? रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज। फीडबैक होता है रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज, और फीडबैक से ही सेंडर को पता चलेगा कि उनका मैसेज प्रॉपरली गया है, समझा गया है या नहीं। ठीक है, तो जब हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल या इम्प्रूव तभी होगा जब प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ इस केस में तो बी ने फीडबैक दे दिया तो यहाँ पर ठीक है, द लास्ट कॉन्सेप्ट इज नॉइस। नॉइस क्या होता है?
मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा किसी तरह का शोर है जिससे की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने चैनल मीडियम गलत सिलेक्ट किया है, या ऐसा हो सकता है कि आप जिन वर्ड्स में बोल रहे हैं तो नहीं समझ आ रहा, या फिर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कोई जिस तरह से आप बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, उस तरह से आपकी मतलब कुछ प्रॉब्लम है। सेंडर का एटीट्यूड, रिसीवर का एटीट्यूड अलग अलग लेवल पे। ठीक है। ये सारा नॉइज जो है, डिस्ट्रैक्शंस फॉर फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपली इस प्रोसेस को देखें तो देखिए, सेंडर जो है आपका मैसेज बनाएगा। ठीक है। उसको एनकोड करेगा। ओके। इस मैसेज को एनकोड करके रिसीवर को भेजेगा। ठीक है। रिसीवर इस मैसेज को डीकोड करेगा। फाइनली मैसेज समझेगा। ठीक है। और दोबारा से फीडबैक की फॉर्म में एक और मैसेज सेंडर को भेज देगा, बताने के लिए कि उसे ये कम्युनिकेशन जो है मिल गया है। ठीक है। सो देयरफॉर हम कहते हैं ना, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम पूरे प्रोसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से बताता है। देखिए, सेंडर ने मैसेज के बारे में सोचा और इस मैसेज को एनकोड करके, ठीक है, चैनल सिलेक्ट करके ट्रांसमिट कर दिया। चैनल का मतलब यहाँ पे ट्रांसमिट है। ठीक है। ये ट्रांसमिट करने के बाद जब रिसीवर ने रिसीव करा मैसेज, फिर उन्होंने डिकोड करा। ठीक है। डिकोड करने के बाद हमारा फीडबैक उन्होंने दिया सेंडर को वापस। ठीक है। और इस पूरे कम्युनिकेशन में इस लेवल पर, चाहे वो एनकोड करने की बात हो, मतलब अगर लेट्स से यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंडर है किसी एटीट्यूड की वजह से या अपने बिहेवियर की वजह से वो शायद किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, दूसरे लैंग्वेज में एनकोड कर रहे हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल शब्द यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो नॉइज़ यहाँ पर हो सकता है। ओके। अगर वो ऐसा चैनल यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर किसी टाइप का डिस्टर्बेंस है, क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पर चैनल में नॉइज़ हो सकती है, या रिसीवर के एंड पर भी नॉइज़ हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसकी वजह से रिसीवर को या रिसीवर के किसी एटीट्यूड की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से मैसेज उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर इन 3 लेवल में जो है नॉइज़ हो सकती है, और ओवरऑल प्रोसेस हमने देख लिया। तो अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझा है। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन समझा है। अब हम आगे बात करेंगे प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।